नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के हमारे इस वीडियो में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियां और हिंदी व्याकरण दोनों का उल्लेख हुआ है। आप लोग इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी की परख करें कि हमारी तैयारी किस रूप में चल रही है। ठीक है, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहां मैं प्रश्न बोलूंगा, विकल्प बोलूंगा। आप लोगों को विकल्प सुन करके या देख करके तुरंत उनका उत्तर बताना है। यहां पर अगर आपका स्कोर जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में अगर 27, 28 के आसपास रह रहा है, तब तो मानना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इससे कम जा रहा है तो ये मानकर चलना कि हमें अभी और स्टडी करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। और जो वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं मुझे, कितना रहा, क्या सही किया हमने। ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। पहला, शिक्षण में विविधता लाना। दूसरा, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। तीसरा, रोचकता का संचार करना। और चौथा, मनोरंजन करना। दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन बताइए। इसमें सही उत्तर है नंबर 2। क्या है? विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ठीक है ना। क्योंकि दृश्य श्रव्य साधन के कारण से बच्चे जो हैं वो विषय के प्रति और ज्यादा रुचि लेते हैं और अपने पूर्ण रूप में सक्रिय हो जाते हैं उस विषय को समझने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 62, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार या समाचार वाचन, मौन वाचन, सहस्वर वाचन। बताइए। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है हमारे मौन वाचन, क्योंकि अर्थ ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थी को खुद के स्तर पर तैयारी करनी होती है। जब बच्चा मौन वाचन, जिसमें हम द्रुत मौन वाचन और एक गंभीर मौन वाचन 2 रूप में लेते हैं, उसमें अर्थ ग्रहण का पूर्ण रूप में विकास होता है, ये देखा गया है। 63 नंबर प्रश्न है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष हैं। पहला, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। दूसरा, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। तीसरा, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। चौथा, सभी। बताइए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष हैं। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती हैं। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। इसमें सही उत्तर है सभी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सभी दोष देखे गए हैं। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से या उपलब्धि परीक्षण से। देखो, उपलब्धि की जांच करनी है तो उपलब्धि परीक्षण से ही होगी। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? पहला, मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। दूसरा, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। तीसरा,
क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। चौथा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। यहां पर कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो 4 नंबर जो है ये उपयुक्त नहीं है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, ये गलत है। बाकी मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, सही है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव होता है क्योंकि आदमी कल्पना का जोड़ देगा। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब इनकी कमी बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 67 नंबर 66। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। पहला, सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी विधि, व्यास प्रणाली, तुलना विधि। द्वितीय भाषा यानी व्याकरण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? तो इसमें व्यतिरेकी विधि जो है ये सही मानी गई है कि इसमें तुलनात्मक विधि कौन सी है। नेक्स्ट 67, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। यहां इसमें नहीं पूछा गया है, तो द्रुत वाचन तो होता है। वैयक्तिक वाचन जो है ये अनुकरण, संवेद और वैयक्तिक जो अनुकरण के रूप में होते हैं। यहां ये प्रश्न डिलीट हुआ था क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए नहीं है तो अनुकरण वाचन भी नहीं है, वैयक्तिक भी नहीं है, संवेद भी नहीं। तो यहां पर कारण क्या है कि इसमें ये प्रश्न डिलीट हुआ था, ये ध्यान रखना। ये किसका संबंध बोलने के कौशल से नहीं है? किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? पहला, शुद्ध उच्चारण, दूसरा सस्वर वाचन, तीसरा कविता पाठ, चौथा प्रतिलिपि। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? देखो, बोलने का कौशल विकसित करना है तो बच्चों को हमें शुद्ध उच्चारण कराना, सस्वर वाचन कराना, कविता पाठ कराना करना पड़ेगा। लेकिन प्रतिलिपि का मतलब होता है मॉडल, ये यहां नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन, वाचन, श्रवण, उच्चारण। बताइए। आपने देखा हो तो भाषा कौशल के विकास का हमारा जो क्रम होता है वो होता है सुबोपली या LSRW इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौशल कौन सा आता है? सुनना। सुनने को हम क्या बोलते हैं? श्रवण। तो भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो सबसे पहले किसका करना चाहिए? श्रवण का करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा कथन संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। तीसरा, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहां साध्य लिखा गया है, ध्यान रखना, ये साध्य नहीं। और चौथा, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। बताओ। देखो, यहां पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, राइट है, क्योंकि बिना इसके हम अध्यापन कार्य नहीं करा पाएंगे। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, बिल्कुल राइट है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है, साध्य नहीं, ध्यान रखना, ये ना, ये नहीं होगा। तो चौथा वाला हमारा इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है। पहला, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, युगल वाक्य।
बताइए इसमें क्या होगा। देखो, पैसा कमाना एक बात है, कोमा उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। इन दोनों के बीच में जो कोमा आया ना, ये इस जगह हम और का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, तो और या किंतु परंतु लेकिन बल्कि पर कहाँ आते हैं? ये संयुक्त वाक्य में आते हैं, जो दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन किसी कारण से यहाँ कोमा लगाए गए, और अगर आपको वहां और या किंतु परंतु नहीं दिख रहा है तो आंशिक रूप में आप प्रयोग करते हुए दोनों उपवाक्यों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 72, घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है, घी का लड्डू अच्छा होता है, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, घी बहुत महंगा होता है, लड्डू सीधा नहीं होता है। इसमें सही उत्तर है उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती हैं। 73 नंबर प्रश्न है, अशरफियां लूटे कोयलों पर मुहर का आशय है कोयलों की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना, सोने के सिक्के लुटाना। अशरफियां लूटे कोयलों पर मोहर, इसमें सही उत्तर है हमारे कि महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। नेक्स्ट 74 है, कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार वाला, कारखाने वाला। क्रिया को करने वाला, कारक कहते हैं क्रिया को करने वाला। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, आज रिक्त स्थान संकट के बादल छाए हैं। आपको रिक्त स्थान में इन चार में से कोई एक शब्द को स्थापित करना है। देश पर, देश को, देश के, देश से। इसमें हमारा सही उत्तर होगा देश पर। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, सही कथन है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। नंबर 2, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है। नंबर 3, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है। और नंबर 4, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। कर्ता हमेशा वाक्य में प्रारंभ में होता है और क्रम भी यही बना होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, सरल वाक्य है श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। दूसरा, राम और सीता जाते हैं। तीसरा, चाहे सुबह हो जाए, कौमा मुझे यह काम पूरा करना है। चौथा, जो करे सो भरे। आपको सरल वाक्य देखना है इसमें। देखो, यहां सरल वाक्य है राम और सीता जाते हैं, ठीक है ना। जब दोनों कर्ता एक ही प्रकार की क्रिया का बोध करा रहे हैं, एक ही क्रिया को कर रहे हैं, पूर्ण रूप दिखा रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा? सरल वाक्य में आएगा। पहला वाला संयुक्त में आ रहा है, तीसरा वाला भी संयुक्त में आ रहा है, जबकि चौथा वाला मिश्र में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे सामने एक कुछ पंक्तियां लिखी गई है, पद्यांश है, इसे हमें देखना है, कुछ प्रश्नों को हल करना है। आपको ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करना है। निम्न काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 78 से 83 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आंख मिचोली, खोले जीवन का अपना मुख, सब सुख
सब सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। यानी यहां इन पंक्तियों में जो हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वह किस रूप में होते हैं और किस प्रकार वो हमारे साथ आंख मिचौली करते हैं। और ये सुख दुख जो है ये दिन रात की भांति में प्रतीत होते हैं। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। यानी ये संसार जो है ये दोनों ही स्थिति में पीड़ित हैं, ज्यादा दुख हो चाहे ज्यादा सुख हो, दोनों में ही पीड़ित हैं। मानव जग में बट जावे, दुख सुख से ओ सुख दुख से। यानी जो मनुष्य है वो संसार में आपस में बढ़ जाते हैं। जब दुख सुख आते हैं या सुख दुख आते हैं तब आपस में वो बढ़ जाते हैं। अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी उत्पीड़न, दोनों ही स्थिति, ध्यान रखना, दोनों ही स्थिति कष्ट साध्य होती हैं, कष्ट प्रदाय होती हैं, कष्ट को और बढ़ाती हैं। सुख दुख की निशा दिवा में, यानी सुख दुख को किस रूप में बताया गया है? निशा यानी रात्रि, दिवा यानी प्रातः यानी सुबह दिन। सोता जगता जग जीवन में, यानी ये सुख दुख जो है ये हमेशा दिन और रात के रूप में ही जगता सोता रहता है। यानी यहां अगर दुख है तो वो रात्रि का रूप बन जाएगा, अगर सुख है तो वो दिन का रूप बन जाएगा। ठीक है ना। चलो यहां कुछ प्रश्न है वो हम देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है। दूसरा, चिर दुख असहनीय होगा, सुख की अति घातक होगी, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब देखो, कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है, दोनों में से एक क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि जब तक दोनों मिलकर होंगे तो ही वो जीवन को पूर्ण बनाएंगे। क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर सामंजस्य में चलते हैं, तो यहां पर दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यहां ये सही होगा। नेक्स्ट, कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? हमने जो ये पद्यांश देखा है इसमें आपको सोचना है, दुख और सुख परस्पर बढ़ जाएं, वह बहुत सुखी हो, वह दुखी नहीं हो, वह समृद्ध हो। देखो, जीवन में सुख का आना और दुख का आना दोनों बराबर चलता है। अगर दिन है तो रात भी होगा और रात है तो दिन भी होगी। आज अगर हम दुखी हैं तो एक दिन वापस सुखी भी होंगे, और आज अगर सुखी हैं तो हो सकता है एक समय बाद हमें दुख वापस प्रकट हो जाए। तो इसलिए जीवन में इन दोनों की महत्वता बनी हुई रहती है। तो इस कारण से यहाँ पर कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, तो नंबर 1 विकल्प सही होगा, दुख और सुख परस्पर बट जाए। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? देखो, इस पूरे पद्यांश को पढ़ने पर हमें यह प्रतीत होता है कि यहां कल्पना की गई है, या अगर देखा जाए तो संभावना की गई है कि जीवन में अगर सुख है, अति सुख होता है तब भी व्यक्ति पीड़ित रहता है, अति दुख होता है तो भी व्यक्ति पीड़ित रहता है। यहां ये पूर्ण सत्य नहीं बताया गया है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की गई है। और जब इस पंक्तियों को पढ़ते हैं और संभावना दिखती है तो संभावना प्रकट होने के समय उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्योंकि रूपक अलंकार जो है वो आरोप करता है, और यहां अनुप्रास तो यहां अंत्यानुप्रास तो नहीं है, उपमा तुलना करता है। और यहां सुख और दुख आपस में तुलना बोध न बना करके यहां संभावना प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, और संभावना रूप में यहां नाद सौंदर्य का रूप बन जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया है? चांद और सूरज से, शशि और घन से, दिन और रात से, ठंडा और गर्म से। आपको पता हो तो हमने एक पंक्ति बोली थी, सुख दुख की निशा दिवा में, जिसमें हमने ये भी कहा था कि सुख को दिन का प्रतीक बताया गया है और दुख को रात्रि का प्रतीक बताया गया है। तो यहां सही है दिन और रात का। नेक्स्ट 82 प्रश्न, इस काव्यांश में प्रमुख भाव है वैराग्य का, संतुलन का, श्रृंगार का, वीरता का। बताओ।
इन सभी पंक्तियों को पढ़ने के बाद में हमें प्रतीत होता है कि यहां पर सुख और दुख दो भावों की चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर दोनों में संतुलन बना रहेगा तो मनुष्य जीवन बहुत ही अच्छे रूप में वहां जीवन यापन हो जाएगा, या वह पीड़ित नहीं होगा, वह समस्याग्रस्त नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ज्यादा हो गया तो वह व्यक्ति समस्याग्रस्त या पीड़ित हो जाएगा, है ना। तो यहां पर इस पूरे पंक्तियों में या सभी पूरे पद्यांश को देखने में लगता है कि यहां संतुलन को मुख्यतः सही रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट, सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है अविरत, उत्पीड़न, आंख या मुख। सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है, तो यहां पर हमारा जो पीड़ित होने वाला पक्ष है वो हमारा मुख है, क्योंकि दोनों ही रूप में सुख होगा तो भी हमारा मुख प्रसन्नचित हो जाएगा, दुख होगा तो हमारा मुख उदासी से भर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में ही समान रूप में क्या दिखाया गया है, मुख दिखाया गया है, क्योंकि ध्वनि रूप में समानता प्रतीत करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब एक गद्यांश है। ये गद्यांश यहाँ कुछ प्रश्न लेकर आया है और हमें ध्यान से पढ़ना है कि इनमें क्या बताया गया है ये। और यहाँ पर इस गद्यांश के अंतर्गत हमें 84 से लेकर के 90 तक के प्रश्न सही करने हैं। ध्यान से सुनना एक बार। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूं कि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी एक ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय में खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए, मतलब उसको पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं लगाना है। ऐसे विशेष जंगल बनाए। इसका यह मतलब नहीं कि राजस्थान में अकाल नहीं आते, अकाल खूब आए, लेकिन उनसे लड़ने की और उनको सहने की हमारी तैयारी पक्की रही। लड़ना भी शब्द नहीं रहा। अकाल भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रकृति आज थोड़ा सा ज्यादा पानी बरसा गई है, कल थोड़ा कम गिरा देगी, तो उसके स्वभाव को देखना है। उन्होंने एक अंदाज लगाया होगा। अपने 500 पीढ़ियों के इतिहास में हर 13-14 वर्ष में वर्षा कम हो जाती है, अकाल पड़ता है, तो अपने को 12-13 साल तक एक जंगल को बचाकर रखना है। ओरण का जो अलग अलग बंद और खोलने का समय है वह भी तय किया गया है। पूजा और मंदिर से भी जोड़ा गया। वह तो इसलिए कि उनके बड़े पैमाने पर कोई चीज करनी थी, वह धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती थी। यहां हमने ये गद्यांश पढ़ा है। 84 से लेकर के 90 क्वेश्चन इस गद्यांश से संबंधित हैं। ध्यान से प्रश्नों को देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न आए। यहां पर प्रश्न है हमारा, कौन शब्द विदेशी हैं? 4 शब्द लिखे हुए हैं, आपको विदेशी निकालना है। पहला शब्द, दूसरा धर्म, तीसरा अंदाज, चौथा प्रकृति। बताइए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। अब विदेशी शब्द कैसे हम निकालेंगे, तो यहां पर विदेशी शब्द अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, अंग्रेजी, चीनी, है ना, फ्रांसीसी, यूनानी, सब प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जो ये अंदाज शब्द है, ये हमारा शब्द यहां विदेशी रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? पहला है पीढ़ियों, दूसरा है विशेष, तीसरा है लड़ना और चौथा है सैकड़ों। देखो, पीढ़ियों में ओ प्रत्यय आ रहा है, सैकड़ों में ओ प्रत्यय आ रहा है, विशेष में वी उपसर्ग आ रहा है और लड़ना में अना प्रत्यय आ रहा है। ठीक है ना, यहां कृत प्रत्यय का उदाहरण बन जाएगा।
लड़ यहाँ धातु निकल जाएगी, अना यहाँ प्रत्यय निकल जाएगा। लड़ाकू होता है तो लड़ प्लस आकू निकलता है ना। तो यहां पर प्रत्यय पूछा था, विशेष में उपसर्ग आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? विशेष। नेक्स्ट, व्यवस्था में संधि है। व्यवस्था में संधि है यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। बताइए। 86 नंबर प्रश्न है। देखो, य व र के पहले अगर आधा वर्ण आ रहा है तो यहां पर यण संधि होती है, और यहां पर टुकड़े जब करेंगे तो वी प्लस अवस्था यण संधि का नियम लग जाएगा। तो याद रखना 86 में हमारा सही उत्तर क्या होगा? यण संधि। नेक्स्ट, नतमस्तक में समास है। पहला तत्पुरुष, दूसरा द्विगु, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा द्वंद्व। यहां बताइए आप लोग क्या होगा? इस समास में देखो दो उत्तर निकल रहे हैं। एक तो यहां तत्पुरुष समास भी है, एक यहां बहुव्रीहि समास भी है। ध्यान से याद रखना, नतमस्तक बहुव्रीहि समास भी आता है, विशेष के लिए होता है ये, है ना। और तत्पुरुष समास में भी ये विग्रह रूप बनेगा। तो यहां पर परीक्षा में जो इसमें सही उत्तर माना गया था वो तत्पुरुष समास था, तत्पुरुष को सही माना गया था। यहां क्योंकि सीधा शब्द पूछा था, नतमस्तक में समास है, तत्पुरुष है, लेकिन ये प्रश्न डिलीट हुआ था, विवाद की श्रेणी में रहा था, क्योंकि यहां कंफर्म नहीं हुआ। तो यहां पर तत्पुरुष बहुव्रीहि दोनों सही है। यहां तत्पुरुष को पहले तौर पर सही माना गया था एग्जाम में, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, संज्ञा नहीं है। ओरण, कुआं, जंगल, लड़ना। बताइए। ध्यान से देखें तो इसमें जो लड़ना शब्द है वो क्रिया है। क्या है? क्रिया है। बाकी में तो सब में संज्ञा दिख रही है कि जातिवाद संज्ञा रूप बन रही है, लेकिन यहां लड़ना जो है क्रिया है। अच्छा, नेक्स्ट है शब्द है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है तय शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। हम बोलते ना हमने तो ये काम तय कर लिया है। तय, तय शब्द जो है वो विदेशी है। नेक्स्ट, आग का तत्सम है। आग, आगी, अग्नि, अग। इसका सही उत्तर है अग्नि। ये थे हमारे 61 से लेकर के 90 प्रश्न, यानी 30 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस 30 प्रश्नों में से अगर आपके 27-28 प्रश्न भी सही हुए हैं तो आप मानकर चलना कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग इससे कम कर रहे हैं, 26, 24, 22, 23 कर रहे हैं, तो मानकर चलना हम सही रूप में भी स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमने वो पूर्ण रूप में तैयारी जो चाहिए वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा, वीडियो देखते रहें, अपने स्वयं का मूल्यांकन करते रहें, तैयारी को और श्रेष्ठ बनाएं। हो सकता है कि हम जो ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम में हिंदी के प्रश्न इन्हीं में से बैठ जाएं, हमें कुछ नया ना पढ़ना पड़े, लेकिन मेहनत आपकी होगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। तो स्वयं मूल्यांकन करें, स्वयं ही आप अपने आप को अभिप्रेरित करें। कहीं कमी रह जाए तो उसको सुधार करें, क्योंकि जब आदमी अपनी खुद की कमियां खुद निकालना शुरू कर देगा तभी जाकर के वो विजेता बनेगा। और ये ध्यान रखना कि हम लोग दूसरों की कमियां तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन खुद की कमी निकालने में बहुत तकलीफ होती है। और आप लोग अध्ययनरत हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी खुद की कमियां खुद को निकालनी है कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हो रहा हो, अच्छा कर रहे हो, 30 में से अगर 30 भी आ रहे हो तो अपने आप को प्राउड फील नहीं करना है।
ध्यान रखना ये, जो बात ध्यान रखना ये, जो अच्छा तैराक होता है और जो अच्छा चालक होता है उसकी जो मौत होती है वो पानी के अंदर या सड़क पर ही होती है। अच्छा तैराक होगा तो वो पानी में मरेगा, गहरे पानी में बाहर नहीं निकल पाएगा, और अच्छा चालक होगा तो बस उसकी मृत्यु वहां सड़क पर ही होगी। और आप में अगर ओवर कॉन्फिडेंस आया तो आप लोग डाउन कहां होंगे? आपके एग्जाम पेपर में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आदमी को लेकर डूबता है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, हम कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, बस आपको जो पेपर मिल रहे हैं, जो प्रश्न पत्र यहाँ आपको हल करवाए जा रहे हैं, जो समझाए जा रहे हैं, इनको ध्यान से करें। हो सकता है हमारी परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न आ गए तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमने जो ये तैयारी की है इसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।